वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनग्रो। और सबसे पहले तो मैं पोर्टफोलियो होल्डर से माफ़ी चाहूँगा कि आपने पोर्टफोलियो भेजा था एंड मुझे टाइम लग गया एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो पोर्टफोलियो होल्डर का नाम आप देख सकते हो, इनका नाम निशा है एंड एज 30 है। तो वो ये 30 की एज में एंटर हो चुकी है। सो थोड़ा सा हमें रिस्क कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, एकदम ही थोड़ा सा एलिमेंट कम करना पड़ेगा। बिकॉज मैंने सबसे पहले पोर्टफोलियो चेक किया है एंड देन कई सारे स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी हासिल की है एंड देन फिर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो फिर वो सारे जो स्टॉक्स है उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो बना दिया है। तो हमें पूरे पोर्टफोलियो को हो सके तो पूरे पोर्टफोलियो को रीडिज़ाइन करना होगा। एंड इन्होंने कहा है कि इनका अमाउंट 2,80,000 है, उनको करके 2 लाख कर देना है, 80,000 निकाल लेना है। लेकिन जो 18,000 है ये 80,000 निकाल देना है, बट 18,000 का लॉस हो रहा है। तो हम सीधा पोर्टफोलियो रिव्यू पे ही चलते हैं एंड देख लेते हैं क्या होने वाला है आगे। फिर देख लेंगे कि क्या हमें इसके अंदर आगे रणनीति लेके चलनी है। तो चलिए दोस्तों सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो एट वंस। सो दोस्तों आ गए हैं हम अभी अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है अराउंड 2,53,000 एंड इन्वेस्टेड अमाउंट आप ही के सामने है 2,80,000 के आसपास, 72,000 के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट किया है एंड रिटर्न्स दैट इज द करंट रिटर्न्स आर 2,53,000। सो लॉस इज ऑफ अराउंड ₹18,000। सो वो 6% का लॉस हो रहा है। सो सबसे पहले तो मैं यही टिप देना चाहूँगा कि आपको लॉस नहीं देखना है। लॉस नहीं देखना है उसका मतलब क्या है कि आपको 18,000 नहीं देखना है, आपको ये परसेंटेज में चलना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर एक बिगनर, पर्सनली मैं भी एंड हर एक बड़ा सा बड़ा बिगनर भी यही करता है। जो अभी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स है, स्टार्टिंग में वो बिगनर थे एंड बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी स्टार्टिंग में जब बिगनर होते हैं तभी यही गलती करते हैं कि वो नंबर को देख लेते हैं। इसीलिए हम एकदम छोटे स्टॉक को बाय कर लेते हैं एंड देन बड़े स्टॉक को बाय नहीं करते हैं ताकि हमें वो एक्सपेंसिव लगता है। सो कभी भी नंबर को नहीं देखना है, परसेंट को देखना है। 7% ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी 18,000 के लॉस में आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, वो बात भी मैं वीडियो के साथ साथ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, GHCL। सो GHCL आपने अराउंड 12,000 के आसपास इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। सो करंट वैल्यू इसकी आपकी चल रही है अराउंड, इसकी अगर पकड़ लीजिए तो 11,382 चल रही है एंड द प्रॉफिट इज अराउंड 1.33%। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो GHCL है ना, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, 2 सेक्टर के अंदर काम करता है। मतलब बेसिकली इनके 2 वर्क है, एक इनऑर्गेनिक केमिकल्स और एक टेक्सटाइल के सेगमेंट में काम करता है। सो आपको पहले देखना ये होगा कि आपने इसके अंदर इन्वेस्ट क्यों किया है। अगर आपने टेक्सटाइल का समझ के इन्वेस्ट किया है तो आप इसको सेल करके ट्राइडेंट ले सकते हो। आने वाले टाइम में ट्राइडेंट बहुत अच्छा करने वाला है। लेकिन अगर आपने केमिकल सेक्टर का स्टॉक समझ के लिया है सो आप सही जगह पर हो, लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ही आपने कहा कि नाउ आई एम एंटर्ड इनटू माय 30s। सो जितना रिस्क 20s की एज में लिया जा सकता है उतना रिस्क 30s की एज में नहीं लिया जा सकता है। थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है एंड वो होना भी चाहिए। अपनी एज के हिसाब से थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर कम होना चाहिए। जो एक बंदा 20s की एज में रिस्क ले सकता है उतना रिस्क 30s की एज में नहीं शोभा देता है। अगर इवन इफ यू आर बिगनर देन थोड़ा सा रिस्क आप टेकिंग कैपेसिटी कम कर दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो GHCL है, GHCL ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी से मेरा मतलब ये है कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। सेकेंडली अगर आप देखो तो सेल्स भी कम है, 6% कम हो गई है अराउंड 5 years। एंड सेकेंडली अगर आप देखो तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मूव दिखेगा। आपने बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स लिए हैं अपने पोर्टफोलियो में एंड वो कुछ गलत बात नहीं है, हर एक बिगनर करता है एंड मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। बट मैं आपको कहूंगा कि आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही रिस्क ले लिया है एंड ये बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। देखिए जनरली पूरे 1 साल में यानी पास्ट 1 year में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट GHCL में देखने मिला है। बट वी डोंट नो कि इसके अंदर गिरावट कभी आएगी, क्योंकि अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखें तो उसके अंदर हमें गिरावट भी दिख रही है। लंबे समय 2 से 3 साल तक है ना वो गिरता ही रहा, डेली चार्ट उठा के देखो वो गिरा। ऐसा इसके GHCL के साथ रहा है। तो अगर आपको ऐसा रिस्क ले सकते हो आप, तो आप डेफिनेटली GHCL के साथ जा सकते हो। वरना अगर आपको स्टेबल स्टॉक चाहिए, जो मैं प्रेफर करूंगा आपको स्टेबल स्टॉक लेना चाहिए, तो आप SRF ये नाम का एक शेयर है, इसके साथ जा सकते हो।
और पीडीलाइट को कौन नहीं जानता, जो हम फेविक्विक यूज़ करते हैं 5 रुपये वाला, और जो भी फेविक्विक यूज़ करते हैं वो पीडीलाइट ही तो बनाता है, तो वो सेक्टर लीडर है। ये दोनों एसआरएफ और पीडीलाइट दोनों सेक्टर लीडर है। बट अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क चाहिए, रिटर्न ज़्यादा चाहिए, मतलब एसआरएफ और पीडीलाइट कभी गिरेंगे नहीं और आपको ज़्यादा मतलब रिटर्न्स देंगे, बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देंगे, निफ्टी और सेंसेक्स से ज़्यादा देंगे बट थोड़ा सा कम देंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न चाहिए ना, तो आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हो। बहुत ही अच्छी कंपनी है, अभी अभी लिस्ट हुई है एंड अभी अभी थोड़ा सा साइडवेज पैटर्न बनाते हुए चल रही है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। बहुत अच्छा स्टॉक है, आपको आने वाले समय के अंदर एक मल्टी बैगर रिटर्न्स उसके साथ बनते हुए देखने मिल सकते हैं। या फिर आप क्लीन साइंस के साथ जा सकते हो, क्लीन और साइंस डाल देना। ये एक आईपीओ अभी अभी लॉन्च हुआ था एंड वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसने। एपीआई सेगमेंट में काम करता है, थोड़ा सा अभी मंदी आएगी, अभी जब कोविड-19 खत्म होगा तो मंदी आएगी, लेकिन उसमें डरना नहीं है। बहुत लंबे समय के लिए अगर होल्ड करना है तो आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज द बेस्ट स्टॉक दैट यू कैन गेट इन केमिकल सेक्टर राइट नाउ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर हम देखें तो जियोजीत फाइनेंस देखते हैं। और अगर आपको इसके अंदर रहना है तो आपको है ना गिरावट का प्रिपरेशन कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है। मैंने आपको लॉसेस बता दिए कि आपके क्या क्या लॉस हो सकते हैं एंड अनसर्टेनिटीज़ भी बता दी। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जियोजीत फाइनेंस देख लेते हैं। आपको 18% का लॉस हो रहा है एंड मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक है ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एट द वेरी फर्स्ट डे ये इस प्रकार स्टॉक ने मूवमेंट दी है, इस प्रकार, एंड अभी ऊपर जा रहा है। सो दोस्तों यहाँ से ये नीचे इसने रिट्रेसमेंट लिया है एंड वी डोंट नो कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये पूरी एकदम नीचे की तरफ है, ये पूरा नीचे चले जाएगा या फिर इधर से बाउंस बैक देके ऊपर जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी 18% का नुकसान हो रहा है, 1,500 का नुकसान हो रहा है। लेकिन आपको इसके अंदर है ना, मुझे लगता है पर्सनली सेल आउट करके निकल जाना चाहिए। अगर आपको फाइनेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो बजाज फाइनेंस इज अ गुड स्टॉक फॉर यू, या फिर HDFC AMC के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अंदर HDFC बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ये जियोजीत फाइनेंस आपको डुबाएगा और थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको चार्ट पैटर्न बताया, इस प्रकार का चार्ट पैटर्न है। थोड़ा सा हम एकदम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार का है कुछ, इस प्रकार उसने गया था एंड देन ऊपर गया था, फिर से नीचे आया था। ये 2018 की बात चल रही है और ये 2006 है और ये 2012 के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक जनरल मोड में था। लेकिन फिर बाद में इधर से अपर मूवमेंट आई बुल रैली की वजह से और अभी नीचे जा रहा है। अभी बुल रैली की वजह से ऊपर आया था, अब नीचे जाएगा तो पता नहीं कितना नीचे जाएगा और फिर से अपने ज़मीन के लेवल को टच कर देगा। तो आपको आप समझ लीजिए ये जो आपके 7,000 है ये अराउंड 3 से 4 साल के लिए आराम से अटक जाएंगे। एंड अगर आपको कैपिटल बैक चाहिए तो मुझे पर्सनली लगता है कि 5 साल तो लग ही जाएंगे, बिकॉज देखिए फाइनेंस सेक्टर का हाल कितना खस्ता है वो तो आपने देख ही लिया होगा। एंड अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, फाइनेंस सेक्टर का हाल थोड़ा सा एक मंदी पड़ी हुई है, क्योंकि देखिए फाइनेंस सेक्टर वैसे ही थोड़ा सा एक रिस्की एक सेक्टर है एंड उसके अंदर मंदी देखना मतलब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे हमें सतर्क रहकर बड़े जो एकदम बड़े बड़े स्टॉक्स है जो मल्टी बैगर रिटर्न्स बना चुके हैं एंड जो सेक्टर लीडर है जैसे कि बजाज फाइनेंस, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें बना के देगा लीडर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है ना कि इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड हो जाता है, वो है सेक्टर लीडर का टैग। जियोजीत फाइनेंस जिस जगह पर काम करता है ना वो एक अलग ही जगह आ जाती है। मतलब अभी देखिए जैसे कि मैंने आपको बजाज फाइनेंस बताया वो एक NBFC है, लेकिन ये जियोजीत फाइनेंस जो है ना ये NBFC नहीं है और ये बैंक भी नहीं है। अभी देखिए या तो बैंक होती है या तो NBFC होती है, लेकिन ये बैंक भी नहीं है, ये NBFC भी नहीं है, ये बीच का पार्ट है। और ये एक मतलब एक फाइनेंशियल सेक्टर है एंड उसका सेक्टर लीडर है। तो सेक्टर लीडर का ताज पहन लेता है ना कोई भी स्टॉक, तो उसके अंदर हमें एक जनरल वे ऑफ थिंकिंग मिल जाती है कि ओके सिक्योरिटी टाइप मिल जाता है। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है एंड इसके अंदर अपने पोजीशन होल्ड करना मतलब खुद की पोजीशन को पता नहीं कितने टाइम के लिए लॉक कर देना। सो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप अभी Q2 के रिजल्ट का वेट कर सकते हो। Q2 का आपको रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट में एकदम डिटेल में एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि इसके अंदर अभी रिजल्ट के बाद आपको वेट करना है या नहीं, बट रिजल्ट आने तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट आने के बाद मैं आपको कंक्लूड करके बता दूंगा कि इसके अंदर अभी बनना सही रहेगा या नहीं, बिकॉज देखिए अभी रिजल्ट पर ही पूरी चीज़ें डिपेंड रहेगी। अगर आप अभी सेल कर देते हो और रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो फिर ये जो आपको 1,500 का नुकसान हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप अभी जनरल रहने देते हो और रिजल्ट तक वेट कर लेते हो, रिजल्ट ख़राब आ जाता है तो आप एकदम टोटली सेल कर सकते हो, तो वो एक अच्छा डिसीजन माना जाएगा।
तो इसको जियोजीत फाइनेंस को आप अभी रख सकते हो। पर्सनली मैं आपको थोड़ा सा एक एंड में बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो थोड़ा सा पूरा पोर्टफोलियो को रिव्यू करना पड़ेगा एंड आपने कई सारे ऐसे स्टॉक्स लेके रखे हैं जिसका नाम जनरल पब्लिक को नहीं पता है एंड वो भी बहुत ज़्यादा एक वॉलेटाइल स्टॉक कह सकते हो, बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक कह सकते हो। इसीलिए मैंने एकदम डेडिकेटेडली जैसे ही मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा मैंने सीधा ले लिया एंड सॉरी फॉर द डीले। हैप्पीएस्ट माइंड देख रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। हैप्पीएस्ट माइंड एक साइडवेज पैटर्न पे हो रहा है। इसने आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हटाना नहीं है। 7 शेयर लिया है आपने, बहुत सही किया है। ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट निकालना नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड इज़ अ गुड शेयर एंड इतनी ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट के बाद भी वो नीचे नहीं गिरा है और नीचे गिरने का मुझे तो नहीं लगता है कि प्लान है इसका, तो ज़्यादा गिरावट नहीं आई है हैप्पीएस्ट माइंड में एंड आई थिंक दैट यू शुड कंसिडर एंड बी कन्वर्टेड इनटू हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड विल जनरेट अ मल्टीबैगर रिटर्न इन द अपकमिंग फ्यूचर, तो हैप्पीएस्ट माइंड में आपको टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। तो हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में तो मैं कुछ कमेंट करना ही नहीं चाहूँगा, बहुत ही बेस्ट स्टॉक है। मुझे तो पर्सनली लगता है कि आईटी सेक्टर में इससे अच्छा स्टॉक आपको और किधर मिल नहीं सकता है। हाँ, एक है राउट मोबाइल, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आईडीएफसी फर्स्ट। अब दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट में का ऐसा सीन है ना कि जहाँ पर एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक, वहीं पर येस बैंक, ये सारी बैंक्स जब अपने एनपीएस नॉन प्रॉफिट असेट्स ये कम करने की कगार पे है ना, वहीं पर ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उनके एनपीएस कंटिन्यूस बेसिस पे हर क्वार्टर वाइज बढ़े जा रहे हैं। एवरी क्वार्टर द एनपीए इज बिन इंक्रीजिंग एंड बार बार जो कंपनीज है वो एनपीएस को दबाने की कोशिश कर रही है, निकालने की कोशिश कर रही है, बट इसके एनपीएस बढ़े जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट द मैनेजमेंट इज डूइंग एंड व्हाट एवर इट इज मेकिंग, बट ये लॉस भी मतलब निकाल रही है। लॉस निकालने वाली कंपनी जिसके एनपीएस क्वार्टर वाइज बढ़ रहे हैं उनकी बोरिंग कितनी है पता है आपको? उसकी बोरिंग 1,34,500 करोड़ की है। 1,34,500 करोड़ का इन्होंने कर्जा लेके रखा है और वहीं पर उनका कैपिटल 5500 रुपये, 5500 करोड़ रुपए। 5500 करोड़ पर अगर आप इसका रिजर्व्स भी ऐड कर लो तो 12,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं और इसका टोटल आ जाता है अराउंड 17,500 रुपीज़, 17,500 करोड़। और वहीं पर 17,500 करोड़ इसके पास रिजर्व्स और कैपिटल मिलाकर है और इकलौती बोरिंग्स है ना, बोरिंग्स के अंदर से आप देखिए 1,34,000 करोड़ की इनकी बोरिंग्स है, तो 1,00,000 बोरिंग्स हटा दो ना, उसमें से 34,000 बचती है। 34,000 का आधा करो ना, उतना इनके पास रिजर्व्स है। मुझे नहीं लगता कि बात की गहराई पहुंची है, इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी एंड नाउ आई नीड एवरीवन्स अटेंशन टू बी हियर एंड थोड़ा सा टीचर टाइप लग रहा है बट आई वांट कि इसका थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ कि देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो बोरिंग्स है, कर्जा है, वो 1,34,000 करोड़ का है, ठीक है। एंड जो कैपिटल है वो अराउंड 5500 करोड़ का है और जो रिजर्व्स है वो 12,000 करोड़ का है। अब देखिए जनरली है ना डेट और कैपिटल को काउंट किया जाता है, बट इन दिस केस डेट बहुत सारी है और कैपिटल ज़रा भी नहीं है, डेट के सामने कैपिटल ज़रा भी नहीं है। सो इसीलिए मैंने रिजर्व्स को भी ले लिया है एंड रिजर्व्स और बोरिंग्स को, रिजर्व्स और कैपिटल को ऐड करके 17,500 आता है। चलिए 18,000 पकड़ लीजिए। अभी 18,000 का डबल करेंगे ना तो ये 34,000 निकल के आएगा, तो 34,000 खाली कट हो जाएगा, लेकिन 1,00,000 करोड़ का डेट इनके पास अभी भी पेंडिंग है। तो बोलने का तात्पर्य क्या कि प्रमोटर होल्डिंग 3 क्वार्टर से डिक्रीज हो रही है, तो इसके अंदर से अभी निकलने में ही भलाई है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये पोर्टफोलियो आपने मुझे कुछ 5-6 दिन पहले भेजा था एंड अंटिल नाउ इसके अंदर तो एक अपसाइड आ गई होगी, आपको 5% का लॉस भी नहीं हो रहा होगा। आप जल्दी से जल्दी लॉस बुक करके निकल जाइए, वरना आपको इसके अंदर भारी भरकम गिरावट देखने मिल सकती है। और किसके अंदर पैसा लगाना है वो भी मैं आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊँगा। सो आईआरएफसी के अंदर देखिए आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आने वाले टाइम में ये मल्टीबैगर बनेगा, बट अभी थोड़ा सा ये रुका हुआ है एंड वो रुका हुआ है। सो मतलब अभी आपको और हमें और सबको इसके अंदर एक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ऊपर नहीं जाता है, जब तक इसके अंदर एक बूस्टअप नहीं आती है, जब तक इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मूव नहीं आती है विच विल रिजल्ट इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। सो एक बहुत ही बड़ी एक मोमेंटम वाली न्यूज़ की ज़रूरत है जो आईआरएफसी को ऊपर ड्राइव करेगी। लेकिन दोस्तों जब भी ऊपर जाएगा बहुत अच्छा रिटर्न्स बना के देगा, आपकी 5,000 की वैल्यू हो जाएगी 15-20,000 के आसपास। सो इसके अंदर बने रहिए, बहुत ही अच्छा है और आने वाले टाइम के अंदर ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा पता है मुझे, क्योंकि चल नहीं रहा है एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ इट्स लिस्टिंग 26 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ था एंड ये 22 रुपीज़ पर है, तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लेकिन फिर भी इसके अंदर अब ये होप नहीं छोड़नी है, अच्छा स्टॉक है, आने वाले टाइम में परफॉर्म करेगा।
तो चलिए दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात करते हैं। अभी देखिए, इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने इंडिया बुल्स के बारे में बात की थी। इंडिया बुल्स बेसिकली एक कंपनी है ना जो फ्रॉम 2018 से अभी तक हर एक क्वार्टर में आप ध्यान में रखना, हर एक क्वार्टर मतलब 3 महीना होता है। हर 3 महीने में हमें रिजल्ट पेश करना होता है, आपको तो पता ही होगा कंपनीज को। तो हर 3 महीने में, मतलब 2018 के बाद 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, हर 3 महीने में इनके जो सेल्स है, मतलब इन्होंने जो बिजनेस किया है वो कम हो रहा है, मतलब करोड़ों में कम हो रहा है दोस्तों। जिस टाइम पर 2018 में वो बिजनेस किया करता था उसके 3 महीने बाद वो कम हो गया, फिर उसके बाद और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, और ये कम होते होते खराब हो गया दोस्तों। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अंदर से अभी निकल जाओ। 30% का लॉस हो रहा है और लॉस होगा, मल्टीबैगर रिटर्न जरा भी बना के नहीं देगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एकदम एंडिंग में फुल एक ऐसा मूवमेंट देखने मिल रहा है, मतलब ओवरऑल मैक्स चार्ट पैटर्न देखे तो हमें इस प्रकार का डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है। तो इसके अंदर से निकल जाओ आप, आपको 30% का लॉस हो रहा है, चलेगा, लॉस बुक करके निकल जाओ, वरना और लॉस होगा एंड फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी नाउ इट्स द टाइम टू बुक द लॉस। और अगर आपको थोड़ा सा वेट करना है तो आप वेट कर लीजिए, Q2 का रिजल्ट आ जाने दीजिए। बट अकॉर्डिंग टू मी Q2 के रिजल्ट के अंदर भी लॉस देखने ही मिलेगा एंड स्टॉक फिर से नीचे जाएगा। और ये जो ऊपर गया था ये बुल रन का फायदा था एंड बुल रन से अभी हट चुका है, और अभी बुल रन हट चुका है और अभी स्टॉक जनरली ऊपर की जगह से नीचे ही जाएगा। तो इतना जो मूव एक्सपेक्ट हुआ है फुल कोविड के टाइम पे, उतनी बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए हमें स्टॉक से। सो अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही है ना, तो इंडिया बुल्स को सेल आउट करके आप HDFC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या फिर LIC हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों देखो, ये वाला स्टॉक जो है ना बहुत ही ज़्यादा खराब अकॉर्डिंग टू मी है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। लेट मी यूज़ द वर्ड वीक है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना ही करना वही अच्छा है, क्योंकि कल मैंने फुल स्क्रीनर के वीडियो के अंदर ही बताया था, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो को, और आप देख सकते हो। अभी चलते हैं सीधा हम दूसरे स्लाइड के ऊपर, और दूसरा स्लाइड है हमारा रत्नामनी मेटल्स, एंड सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, रत्नामनी मेटल्स है, सेक्टर लीडर स्टॉक है। इसके अंदर आप कंटिन्यू करके चल सकते हो, अच्छा स्टॉक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न्स बना के देगा, क्योंकि देखिए सबसे जो मेन चीज़ रहती है वो सेक्टर लीडर का होना ज़रूरी रहता है। लेकिन हमें सेल्स थोड़ी सी डिक्रीज होते हुए देखने मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर सेक्टर लीडर है तो आपको पैसा बना के देगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि देखिए आपको ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हो रहा है इसमें, और आपने इसके अंदर 11,000 रुपये निवेश करके रखे। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सेक्टर लीडर है, चलिए वो बात तो ठीक है, लेकिन सेल्स डिक्रीज हो रही है। सो आप ऐसी कोई कंपनी ढूंढिए जिसकी सेल्स बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल JSW स्टील और टाटा स्टील, ऐसी जो स्टील्स की कंपनी है जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, उसके अंदर आप अगर एंट्री लेंगे तो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस बनते हुए देखने मिलेगा। क्योंकि ये जो रत्नामी स्टील्स है ये ऊपर जा रहा है ओनली बिकॉज इसके सर पे ताज लगा हुआ है सेक्टर लीडर का। एक बार सेक्टर लीडर का ताज हट जाएगा तो ये स्टॉक परफॉर्मेंस देना बंद कर देगा, एंड सेक्टर लीडर का ताज मुझे तो नहीं लगता है हटेगा, बिकॉज इसके पीयर्स जो है, मतलब जो इसके ग्रुप के अंदर काम करते हैं, इसके ही कॉम्पिटिटर्स, वो उसमें से भी कोई ऊपर जाने की क्षमता नहीं रखता है, सबके सेल्स डाउन ही हो रहे हैं। सो आपको बेसिकली इसके अंदर से ज़्यादा फायदा, मतलब नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप इसके अंदर ऐसे एग्जिट लेके ट्रस्टेड कंपनीज लाइक JSW स्टील और टाटा स्टील, इन दोनों कंपनीज के अंदर, दोनों में से किसी के भी अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ज़्यादा नुकसान देखने नहीं मिल रहा है, एंड आई वुड सजेस्ट यू दैट थिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, SCI के बारे में बात करते हैं। और SCI के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि SCI का फुल फॉर्म शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों ये एक सेक्टर लीडर है, आपने एक सेक्टर लीडर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। अगेन इसके पहले रत्नामी मेटल्स भी एक सेक्टर लीडर था और SCI भी एक सेक्टर लीडर है, लेकिन ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, आप मुझे बताइए कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर काम करती है, मतलब शिपिंग के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वो ज़्यादा पैसा कमाएगी या फिर अमेजोन ज़्यादा पैसा कमाएगी? वो ज़्यादा पैसा कमाएगी जो ट्रांसपोर्ट करती है, या फिर वो कंपनी कमाएगी जो IT से रिलेटेड है, जैसे कि TCS? सो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा एक आप एक इन जनरल आप बैठ के एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देना, थोड़ा सा बैठ के, तो आपको पता चल जाएगा कि एक बिजनेस है जिसके अंदर खाली है ना माल की सप्लायंस होती है, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो होती है, गुड्स की ट्रेडिंग होती है, एंड जो शिपिंग है वो होती है, और वहीं पर दूसरा बिजनेस है जो इन्फोसिस जैसा है, TCS जैसा है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा बिजनेस बढ़ेगा? ऑब्वियसली द आंसर इज IT बिजनेस। सो देखिए 5-7 हज़ार कंपनीज है, तो आपके पास कैपिटल तो लिमिटेड है, और इवन वॉरेन बफेट जी के पास भी कैपिटल लिमिटेड है। तो हर एक बंदे के पास अपनी अकॉर्डिंग्स कैपिटल लिमिटेड ही होता है, लेकिन हमारे पास जो कैपिटल अलॉटमेंट सीरीज होती है वो हमारा कॉमन सेंस होता है। एंड अगर देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल
टाइटन जैसा स्टॉक है उसने परफॉर्म किया और आर पावर जैसा स्टॉक है उसने डिग्रेड किया। तो अगर गलती से राकेश झुनझुनवाला जी ने आर पावर में इन्वेस्ट किया होता, उस टाइम पे आर पावर तो सेक्टर लीडर था, तो आर पावर में इन्वेस्ट किया होता तो ये तो चले जाते ना, और वहीं पर इन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट किया तो टाइटन ऊपर चले गया। तो यही बेसिस होता है एनालिसिस का। अभी आर पावर कितनी सारी चीजें चल रही थी, उसके अंदर कर्जा चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, एंड उनको दिख रहा था सामने सामने कि पावर सेक्टर का इतना स्कोप नहीं है आगे, लेकिन उन्हें दिख रहा था कि गोल्ड सेक्टर का, वॉचेस सेक्टर का स्टॉक है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उन्होंने उसके अंदर टाइटन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। आई एम नॉट डिग्रेडिंग दिस एससीआई और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं बस अपना व्यू रख रहा हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो ये सेक्टर लीडर है नो डाउट, और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो एससीआई से निकाल कर मैं हैप्पीएस्ट माइंड में डाल देता या फिर किसी एफएमसीजी प्रोडक्ट में डाल देता। जिस तरह से मैंने आपका पूरा पोर्टफोलियो देखा है उसके अंदर एफएमसीजी कोई भी स्टॉक नहीं है, सो एफएमसीजी के अंदर डाल देता, एंड एफएमसीजी के अंदर मुझे डालना रहता तो एचयूएल विल बी शुड बी अ गुड पिक फॉर मी, एंड सेकंड पिक शुड बी नेस्ले। नेस्ले ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड आने वाले टाइम के अंदर परफॉर्मेंस दे सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ। तो एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज देखिए ये एक सिक्योरिटी कंपनी है एंड आपको देखिए इसके अंदर लॉस हो रहा है, एंड जो इसका लॉन्ग टर्म व्यू है वो मुझे तो नहीं लगता है प्रॉफिटेबल है, लेकिन जिस तरह से इसका Q2 आने वाला है अकॉर्डिंग टू मी आपको Q2 का वेट करना चाहिए। Q2 के अंदर इसका रिजल्ट खराब आ जाता है ना तो आपको इसका सेल आउट करके निकल जाना चाहिए, बट अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो ये शेयर जो है ये ऊपर जाएगा, एंड देखिए कितने 75 रुपीज़ का ही तो है, तो ऊपर जाएगा तो अराउंड 100 रुपीज़ का अगर हो गया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर आप निकल चले जाना। मतलब प्रॉफिट मत देखना, आप बस देखना कि मेरा 19% का जो लॉस है वो रिकवर हो रहा है या नहीं। जितना ज़्यादा रिकवर होता है उतना ज़्यादा आप करते करते निकल जाना एंड फिर निकल जाना, बिकॉज देखिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के अंदर से पैसा लगाने से अच्छा बजाज फाइनेंस के अंदर पैसा लगा दो जो सेक्टर लीडर है, क्योंकि देखिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ आपको अकॉर्डिंग टू मी आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकता है, लेकिन अगर वही पैसा अगर आप ये जो 12,000 है वो अगर आप इसके अंदर लगाओगे बजाज फाइनेंस में या फिर मुथूट फाइनेंस में, या फिर अगर आप देखो तो दूसरा वाला स्टॉक कौन सा है एचडीएफसी एएमसी में, तब आपको आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिल सकता है। सो बेसिकली आप Q2 का वेट कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपको ओनली बिकॉज यहाँ पर अच्छा खासा लॉस हो रहा है, अगर आप ये लॉस झेल सकते हो सो वेल एंड गुड, आप सेल आउट करके निकल सकते हो, बट अगर आप लॉस नहीं झेल सकते हो तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, वरना आप लॉस झेल सकते हो तो बजाज फाइनेंस इसको सेल आउट करके बजाज फाइनेंस को आप बाय कर सकते हो, या फिर एचडीएफसी एएमसी को बाय कर सकते हो, या फिर जो अभी आदित्य बिरला आया है ना आदित्य बिरला, उसके अंदर अपनी पोजीशन डेफिनेटली बना के रख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्राइड्स फार्मा की तरफ। अब स्ट्राइड्स फार्मा का शेयर आपको पता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाता है, एंड इसके जो क्वार्टर वाइज जो इसके अंदर ग्रोथ देखने चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं मिली, एंड वो प्रेडिक्टेबल था, मोर ऑफ एन प्रेडिक्टेबल था, बिकॉज गवर्नमेंट ने वैक्सीन जो है और जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो फ्री करा दी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनका Q1 का जो रिजल्ट है वो खराब आया, जितना एक्सपेक्टेंसी थी उससे कम आया, एंड दैट इज़ वाई इसका जो शेयर है उसने निचला परफॉर्म किया। एंड आपने एक फार्मा सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया है तो आई डोंट थिंक कि आपको फार्मा सेक्टर के अंदर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज देखिए आपको शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, एंड देन 80,000 जो है उसको निकाल देना है ना स्टॉक मार्केट से, तो वो चीज़ करनी है तो आपको ये सारे फार्मा सेक्टर के अंदर और ये जो हमारा दूसरा है सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एससीआई के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वरना आपका जो कैपिटल है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बर्बाद होते हुए हमें देखने मिल सकता है। तो स्ट्राइड्स फार्मा के अंदर आपको 2% का लॉस हो रहा है, वो बुक करके चल सकते हो, और वैसे भी अभी तक तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा होगा। आई डोंट नो व्हाट इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ स्ट्राइड्स फार्मा, बिकॉज जब आपने मुझे भेजा था तभी का ये है, तो फिर मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, इस तरह के वॉलेटाइल स्टॉक को आपको अवॉइड ही करना चाहिए। एग्जैक्टली जिस प्रकार का मैंने आपको बना के दिया है ना ये चार्ट, उसी प्रकार का चार्ट हमें इसके अंदर देखने मिलता है, सो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, सेल आउट करके आप ज़रूर की ज़रूर निकल सकते हो। इनके पास 3,000 करोड़ की लायबिलिटी भी है जो इन्हें पे ऑफ करनी है, सो डेफिनेटली आप इसको सेल आउट करके निकल सकते हो। 3 क्वार्टर से इनके प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं टाटा मोटर के बारे में। अगर आपका लंबा व्यू है टाटा मोटर से रिलेटेड तो टाटा मोटर डीवीआर के जो शेयर्स लिए हैं आपने इसको रहने दे सकते हो। टाटा मोटर आने वाले समय के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, सो इट इज़ अ जेम माइन फॉर दोज पीपल हु हैव इन्वेस्टेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स। अगर आपने 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो आपको प्रॉफिट होगा, वरना टाटा मोटर से आप एग्जिट ले सकते हो अगर आपने ज़्यादा लंबे समय के लिए किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो। पर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 5 से 6 साल एटलीस्ट टाटा मोटर्स को दो ग्रो करने के लिए, एंड फिर आपको आराम
आराम से ये जो आपने 5,000 डाले हैं ना, हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड के रूप में 5,000 निकलते हुए देखने मिलेंगे। तो ये आप रख सकते हो, 5,000 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड कीप इट। चलिए आगे बढ़ते हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। तो विकास लाइफ केयर का अगर हम देख ले तो विकास लाइफ केयर में आपको 20% का नुकसान देखने मिल रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको रख देना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा सा वैल्यू इसके अंदर इन्वेस्टेड है, सो आपको इसके अंदर रहने देना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड मूव दिखाने के बाद नीचे गिर रहा है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हुई है इसके अंदर, तो अभी ये अपसाइड दिखाएगा। सो आई थिंक यू शुड कीप दिस। आपने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया एंड आई होप सो कि मैंने बताया था इसीलिए आपने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, एंड आपने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया आप। क्योंकि देखिए ये जो 20% का लॉस हो रहा है ना, इसको आप अभी रहने देना, क्योंकि Q2 के बाद इसका अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो हमें इसके अंदर एक बहुत शानदार सी अपसाइड देखने मिल सकती है। तो लेकिन अभी तक इसके राइट इशू के बारे में कुछ भी बातें नहीं आई है। जैसे ही आती है आई विल जस्ट इन्फॉर्म यू अबाउट एवरीथिंग विच कम्स अबाउट राइट इशू। तो चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा शेयर जो आता है वो इन्वेंचर ग्रोथ आता है। इन्वेंचर ग्रोथ के अंदर आपको 25% का लॉस हो रहा है। जैसे ही ये 25% का लॉस रिकवर हो जाता है, सेल आउट कर देना है स्टॉक को। बहुत ही खराब स्टॉक है, मैंने अपने पिछले वीडियोस के अंदर भी 2 से 3 बार आपको बताया है, बहुत ही खराब स्टॉक है। आई डोंट नो कि आपने बाय ही क्यों किया एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो इसको देखिए 3,000 आपने डाला है, लेकिन फिर भी आपको 80,000 निकालना है। ये आप माइंडसेट लेके चलोगे तो आपको जो 18,000 का नुकसान हो रहा है ना, वो 18,000 का नुकसान नहीं होगा। सो इन्वेंचर ग्रोथ के अंदर आपको कितना भी प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है उसको निकाल के चले जाइए। देखिए आपको जैसे ही 0 मतलब ये 25% के लॉस को बुक मत करना, लेकिन देखिए अभी आने वाले टाइम में अगर ये बढ़ता है और अगर ये जो प्राइस है ये अराउंड 25% माइनस नहीं होके 0% हो जाती है ना, मतलब ना प्रॉफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो आप सेल आउट करके निकल सकते हो। वरना थोड़ा मोटा प्रॉफिट जो भी है वो सब निकाल कर सेल आउट करके निकल सकते हो। ज़्यादा लॉस में मत ही बेचना, क्योंकि 25% का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। सो 25% के लॉस के अंदर ज़रा भी मत बेचना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, JBM ऑटो की तरफ बात करते हैं। तो JBM ऑटो जो है ना, उसकी सेल्स डाउन है, रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन है, और इसका जो हमारा ये है ना, इसके सेक्टर लीडर है ना, वो मदरसन सुमी, बॉश देखने मिल रहे हैं, मिंडा इंडस्ट्रीज, ये ऑटो का एंकिलरीज पार्ट्स बनाता है। सो दोस्तों इसकी बोरिंग्स बढ़ी हुई है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपने जो 13,000 इसके अंदर इन्वेस्ट किया है ना, वो निकाल दीजिए। आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, एंड वो लॉस को है ना, अगर आपको ये 13,000 आप अगर अपने पोर्टफोलियो में डालना है तो डाल सकते हो, वरना आप है ना मदरसन सुमी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। मदरसन सुमी में अभी इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 2 से 3 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मदरसन सुमी के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा प्राइस बैंड देखने मिल सकता है। मदरसन सुमी शुड बी अ ग्रेट पिक फॉर यू, क्योंकि उसके अंदर आने वाले समय के अंदर अच्छा खासा अपसाइड देखने मिलेगा। कई सारे उसके अंदर इंटरव्यूज़ में उनके CEO ने बहुत सारी चीज़ें बताई है, एंड वो वाला वीडियो भी मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं JP पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। JP पावर्स के अंदर आई डोंट नो कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको 20% का लॉस हो रहा है, एंड विच इज़ जस्ट प्रेडिक्टेबल। मुझे पता था कि ये लॉस होगा, एंड कई बार मैंने आपको कहा है कि एकदम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप रहने देना, बिकॉज देखिए ये स्टॉक मार्केट से हटने तो नहीं वाली है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट नहीं ही देने वाली है। जैसा कि सब लोग कह रहे हैं ना कि आपको ये स्टॉक 1,000 तक चले जाएगा, 5,000 तक चले जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है ऐसा, और ये सारे लोग हैं ना खाली आपसे पैसा डलवा देते हैं, और आपने देखो ये जो 11,000 है ना वो डाल दिया। अब अगर आपने एकदम लॉन्ग समय के लिए डाला है सो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए डाला है तो आपको वो पीरियड ध्यान में रखना है। अगर आपने ये फॉर एग्जाम्पल ये 1 साल के लिए एटलीस्ट डाला होगा, सो आप वेट कर सकते हो। ये 22% का लॉस 1 साल के अंदर तो रिकवर हो जाएगा, या फिर मुझे लगता है पर्सनली ये Q2 के बाद आराम से रीगेन हो जाएगा। मतलब आपको दिसंबर तक का महीना आराम से लग सकता है ये 22% के लॉस को रीगेन करने के लिए, अगर ऐसा जनरल स्टॉक होता तो। लेकिन JP पावर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, उसके अंदर वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा बन रही है। सो इसको एक आध हफ्ते भी अगर 22% से ऊपर जाने में लग गए ना, सो मैं चौंकूंगा नहीं। सो अगर आपको इसके अंदर प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं हो रहा है और तो फिर आप इसके अंदर से निकल सकते हो। अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप वेट कर सकते हो, फिर बाद में वेट करने के बाद निकल सकते हो, लेकिन अभी इसके अंदर ज़्यादा एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपको एंट्री लेनी है तो टाटा पावर के अंदर एंट्री ले सकते हो, या फिर अदानी ट्रांसमिशन के अंदर, या फिर अदानी ग्रीन के अंदर एंट्री ले सकते हो। आने वाले समय में ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देंगे। एंड मुझे ये समझ में नहीं आया कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक 0 क्यों बता रहा है, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज मैं ये अब स्टॉक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इसीलिए मुझे पता नहीं है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये क्या हो रहा है। अगर आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में बता देता हूँ। लक्ष्मी ऑर्गेनिक बेसिकली ये ऐसा है ना स्टॉक कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मैंने आपको
आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जब भी आपने दूसरा एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक लिया था तो मैंने वो सेल करके आपको बोला था कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर पैसा डाल देना। बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ इन 2021 और रिलेटेड टू केमिकल शुड बी अ लक्ष्मी ऑर्गेनिक पिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक है, तो इसके ऊपर मैं और कमेंट करना चाहूँगा ही नहीं। अभी एनएमडीसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं आपको पता है, क्योंकि है ना ये एक नवरत्न कंपनी है। तो आपको पता है नवरत्न कंपनी कौन कौन सी है? 9 कंपनीज है जो गवर्नमेंट ने उनको नवरत्न का खिताब दिया है। लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखो तो इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न ऐसा नेगेटिव मोमेंट में है, तो नवरत्न कंपनी भी नीचे गिरती है। इससे ये साबित होता है एंड नवरत्न कंपनी नाम के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। अब आपको ये जो 22% का लॉस हो रहा है अभी, इसका आप और कुछ कर नहीं सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी आपको बुक कर ही लेना चाहिए, वरना ऑपरेटर्स इसको ऑपरेट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे एंड देन आपको बहुत भारी भरकम लॉस हो सकता है। क्योंकि जैसे ही ये स्टॉक ऊपर जाएगा ना, आप इसके अंदर और एंट्री लोगे एंड देन स्टॉक फिर ऊपर जाके बहुत नीचे आ जाएगा, आपके सारे पैसे खराब हो जाएंगे। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जितना भी प्रॉफिट लॉस जो भी होता है, मतलब ये देखिए 1% ही अभी भाग गया और 2-3 दिन में कितना अच्छा भागा होगा। सो आप डेफिनेटली इसको बुक करके आगे चल सकते हो। परसिस्टेंट अगेन एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है परसिस्टेंट, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करके चल सकते हो। एक अच्छा स्टॉक है, इसीलिए मैं इसके बारे में और चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए अपने पियर्स के अंदर आता है लक्ष्मी, मतलब ये अपना दूसरा जो है दूसरा कौन सा स्टॉक है अराउंड हैप्पीएस्ट माइंड। ओके, सो हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर आता है, मतलब हैप्पीएस्ट माइंड से थोड़ा सा बेटर हमें देखने मिलता है, थोड़ा सा इसके अंदर रिस्क फैक्टर कम रहेगा अकॉर्डिंग टू हैप्पीएस्ट माइंड एंड जो रिटर्न्स है वो भी थोड़े से कम रहेंगे अकॉर्डिंग टू हैप्पीएस्ट माइंड। बट हैप्पीएस्ट माइंड का थोड़ा सा मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये परसिस्टेंट थोड़ा सा मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से बीट कर लेता है, लेकिन फिर भी हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनी और कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप इसके अंदर बने हुए हो, बहुत ही अच्छा रिटर्न्स आने वाले टाइम के अंदर आपको मिलते हुए देखने मिल सकते हैं। सो इसके अगर आपने बना के रखा है, 17,000 डाल के रखा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको छोड़ना नहीं है। इसके अंदर बराबर से आपने अलोकेशन करके रखा है, अपने पोर्टफोलियो का अलोकेशन बहुत ही अच्छी तरह से करके रखा है। सो इसके अंदर अभी तो आपको निकलना नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी आपको इसके अंदर अभी रखना है, स्टॉक को जरा भी निकलने की कोशिश नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं, अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये इसकी सेल्स जो है ना वो नेगेटिव में है, और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी नेगेटिव में है, और इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 5% से गिर चुका है, और ये मतलब एक बेसिकली इस प्रकार से बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। सो आपको बोलूँगा कि ये जो 6% का लॉस है, आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। सो बेसिकली आप ये लॉस को झेल सकते हो, आप ये लॉस को सेल आउट करके निकल जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इसको और बड़ा लॉस हो सकता है। सो अभी अगर आपको लॉस बुक करना है तो आप डेफिनेटली बुक करके चल सकते हो, वरना आने वाले टाइम में आपको और बड़े बड़े लॉस इसके अंदर आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। सो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप इसको सेल आउट करके निकल जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिरला कॉर्पोरेशन के बारे में। बिरला कॉर्पोरेशन के बारे में आपको क्या ही कहने, आपको इसके अंदर अराउंड 13,000 का इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है। सो आपको लॉस तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो क्वांटिटी है ना ये 10 की रखी है। आप ये 10 की क्वांटिटी को हटाकर आपके इसको 5 की क्वांटिटी कर सकते हो, क्योंकि देखिए 5 की क्वांटिटी करोगे तो मुझे लगता है पर्सनली बैलेंस्ड हो जाएगा एंड देन वो जो अमाउंट बचता है उसको निकाल सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। अब दोस्तों जितने स्टॉक्स को मैंने सेल करने को कहा है वो अगर आपने सेल कर दिए होंगे तो आपके पोर्टफोलियो में है ना अराउंड जितने भी पैसे बचे होंगे उसका एलोकेशन मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा। बट बीसीजी के बारे में बात करें, बीसीजी के अंदर भी आपको अच्छा खासा न्यूमरेबल प्रॉफिट हो रहा है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। सो इसको आप कंटिन्यू करके चल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लेरियन केमिकल के बारे में। सो क्लेरियन केमिकल के बारे में जो इसका सेलिंग सिग्नल है वो दे रहा है क्लेरियन केमिकल। आपको देखो इसके अंदर थोड़ा सा लॉस हो रहा है एंड थोड़ा सा लॉस मतलब अभी देखिए इसके अंदर है ना हमें टेक्निकल सेल बता रहे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में है, 5 साल का जो सेल्स है वो नेगेटिव में है, और अगर आप देखो तो इसका जो अदर इनकम है वो पॉजिटिव में, मतलब इसकी जो अदर इनकम है ना वो ज़्यादा बढ़ रही है अदर देन इसका रेवेन्यू। सो रेवेन्यू कम हो रहा है एंड अदर इनकम बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिट स्टेबल रह रहा है। लेकिन अगर आप दोस्तों जो भी चीज़ देखोगे ना उससे रिलेटेड आपको ये चीज़ें खराब ही देखने मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू मी क्लेरियन को आप सेल आउट कर सकते हो एंड जो मैंने अभी प्राइस देखा है लेटेस्ट वो आपके प्राइस से मैच हो रहा है। इसका मतलब आपको ये जो 5% का लॉस है वो भी नहीं हो रहा है, तो इसको आप बुक करके निकल सकते हो। और मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था पीडीलाइट, एसआरएफ और जो दूसरा लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, ये 3 स्टॉक के अंदर से किसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वरना आप ये पैसे निकाल के केमिकल क्लीन साइंस के अंदर भी डाल सकते हो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक भी है। तो क्लीन साइंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक है, अभी अभी लिस्ट हुआ है और बहुत अच्छा लिस्टिंग गेंस भी दे चुका है, और लिस्टिंग के बाद भी बहुत बड़े बड़े धमाके क्लीन साइंस की ओर से हमें देखने मिले हैं। सो क्लीन साइंस की ओर बने रह सकते हो। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि
एपीआई के अंदर इनका बिजनेस है। एपीआई थोड़ा सा अभी ठप पड़ने वाला है बिकॉज अभी कोविड चालू खत्म होगा तो जो लोगों की फार्मा की डिमांड है वो कम हो जाएगी, एंड फार्मा की डिमांड कम हो जाएगी तो क्लीन साइंस जो एपीआईज बनाता है वो बेसिकली थोड़ा सा उनका चंक ऑफ रेवेन्यू फार्मा सेक्टर से भी आता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ा सा इसके अंदर आप नडार पर रख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रुकेगी और भागेगी नहीं और नीचे जाएगी दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जिस तेज़ी से ऊपर गई थी उस तेज़ी से तो ऊपर नहीं जाएगी ऑब्वियसली। और खाली क्लीन साइंस ही नहीं, बाकी के कोई भी स्टॉक पकड़ लो, हर एक स्टॉक के अंदर आपको यही हालत देखने मिलेगी। जो आपको तेज़ी कोविड-19 के बाद में देखने मिली थी वो तेज़ी आने वाले टाइम के अंदर आपको शायद ही देखने मिलेगी और ज़्यादा टाइम तक भी देखने नहीं मिलेगी। मार्केट कभी क्रैश होगा वी डोंट नो, बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द मार्केट क्रैश एंड मार्केट बढ़े ही जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट स्टॉक है ईज माई ट्रिप प्लानर। एंड ईज माई ट्रिप प्लानर के अंदर आपको इसके अंदर अच्छी अपसाइड भी देखने मिल रही है, 20% का अपसाइड देखने मिल रहा है, एंड जो इसका नेगेटिव मोमेंट है वो अराउंड 1% का है। सो आई विल टेल यू कि ये ईज माई ट्रिप बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ज़रूर की ज़रूर रख सकते हो। आपने एकदम चालाकी से जो 10 अलॉटमेंट रखा है ना, आई एम इम्प्रेस्ड कि आपने 10 अलॉटमेंट रखा है एंड आई वांट कि आपने इसने इतना अच्छा अलॉटमेंट रखा है। सो नाउ आई विल टेल यू कि आपने ईज माई ट्रिप के अंदर अच्छा अलॉटमेंट रखा है, क्लीन साइंस के अंदर अच्छा अलॉटमेंट रखा है, और वहीं पर अगर आप देखो तो बीसीजी के अंदर अपने अच्छा अलॉटमेंट रखा है। और अगर आप देखो तो इसका 5 शेयर सेल करके 5 ही रखना, और अपोलो माइक्रो कैप को आप सेल आउट कर सकते हो, कितना भी लॉस हो रहा है वो बुक करके सेल आउट कर दो। और आने वाले टाइम के अंदर जो भी मैंने आपको स्टॉक्स बताया है अगर आप उसको सेल आउट कर देते हो तो आपको अभी फायदा होगा, वरना देखिए आने वाले टाइम के अंदर आपको ये जो नेगेटिव में 18,000 दिख रहे हैं ना, क्या पता ये 20,000 या फिर 25,000 भी देखने मिल जाए। तो आने वाले टाइम में अभी कभी भी लॉस आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें बुक कर लीजिए। ये इन्वेंचर ग्रोथ को तो आप सबसे पहले बुक करना, ये 25% का लॉस बुक मत करना। जैसे ही ये प्रॉफिट में जाता है या फिर नेगेटिव मोमेंट एटलीस्ट हट जाता है ना, तो आप अपना कैपिटल निकाल ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़्यादा लालच के पीछे जाना बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात होती है। और जेपी पावर से अगर आपने बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है तो आप रहने देना, वरना जेपी पावर में शॉर्ट टर्म के लिए तो निकल ही जाना। और ये जो एनएमडीसीबी के अंदर आपको लॉस हो रहा है ना, ये लॉस को आप बुक करके निकल जाना, वेट मत करना। आई डोंट थिंक कि ये ऊपर जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल्स ये ऊपर जाने की ताकत नहीं ही रखता है फिलहाल के लिए। आने वाले टाइम में कुछ होगा सो वी डोंट नो। एंड बाकी का जो दूसरा स्टॉक है वो अराउंड हमारे पास आता है एसएमसी ग्लोबल, उसको सेल आउट करने का कॉल बताया मैंने। और रत्नामनी मेटल्स है वो जो हमारा सेक्टर लीडर है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि सेक्टर लीडर है तो है, लेकिन अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर टाटा स्टील के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इसको जनरली रख सकते हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। और वहीं अगर रत्नामनी मेटल्स के बारे में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अभी क्या करूँ और फिर बाद में क्या करूँ। सो ये थिंकिंग फैक्टर इसके अंदर बने रहता है, और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको सेमली समझा दिया। सो उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका पोर्टफोलियो इधर हरे निशान के अंदर देखने मिलेगा। एंड जो शेयर मैंने आपको सेल आउट करने के लिए कहा है, अगर देखिए आपको ये जो 80,000 है, ये 80,000 मार्केट से अभी अभी अर्जेंटली निकालना है तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। जो भी शेयर मैंने सेल करने के लिए कहे हैं उससे जो भी पैसा आता है वो मार्केट से निकाल सकते हो, वरना अगर आप 1-8 साल रुक सकते हो या फिर 5-6 महीने भी रुक सकते हो ना, तो फिर आप है ना ये जो भी पैसा आपने निकाला है वो हैप्पीएस्ट माइंड में लगा देना। फर्स्टली हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर लगा देना, सेकेंडली आप उसको ट्राइडेंट के अंदर लगा दो। सबसे पहली पिक आपकी हैप्पीएस्ट माइंड होनी चाहिए, सेकेंडली आपकी पिक ट्राइडेंट होनी चाहिए, फिर थर्ड पिक आपकी अगर आप पकड़ के चलो तो थर्ड पिक आपकी विप्रो होनी चाहिए, और फोर्थ पिक आपकी अराउंड अगर आप पकड़ो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। तो ये 4 पिक आपकी होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से आप अपना जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो लगा देना। रिलायंस मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ये 4 पिक आप लेके चल सकते हो। वरना नौकरी.com, नौकरी भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, तो इसको भी आप कंसिडरेशन में कभी ना कभी ले सकते हो। और वरना अगर आपको कोई स्टॉक चाहिए जो आपको एकदम लंबे समय के लिए होल्ड करना है तो नेस्ले और जो HUL है, ये दोनों स्टॉक्स बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है। HUL और नेस्ले को आप लंबे समय के लिए होल्ड पे रख सकते हो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। HUL और नेस्ले, अगर आपको कोई भी स्टॉक को लंबे समय के लिए, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए 30 साल के लिए रखना है तो आप डेफिनेटली HUL या फिर नेस्ले के साथ जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने क्वेश्चन नहीं भेजा एंड दैट इज़ वाई आई एम अनेबल टू आंसर योर क्वेश्चंस, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं भेजा। अभी नेक्स्ट टाइम अगर आप अपना पोर्टफोलियो फिर से भेज रहे हो या फिर अगर आप कर रहे हो कोई और ऑडियंस में से पोर्टफोलियो भेजना चाहता है तो
नीचे ईमेल दिया गया है, आप उस ईमेल पे क्लिक करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो एंड आई वुड ईगरली वेट फॉर योर पोर्टफोलियो। आज देखिए मुझे थोड़ा सा एक बुखार टाइप है, बट स्टिल मुझे लगा कि ये पर्सनली मुझे बनाना चाहिए वीडियो एंड थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई तो आई एम रियली सॉरी, बट डेफिनेटली मैंने ये पोर्टफोलियो रिव्यू बना दिया है एंड जो भी मैं कर सकता था वो तो मैंने किया ही है। अब आपकी बारी है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है एंड डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम के अंदर ये जो नेगेटिव मोमेंट है, ये नेगेटिव मोमेंट हटता हुआ देखने मिलेगा अगर आप ये जो सेक्टर ये जो बकवास सेक्टर के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट हटा दिया तो और आप ये एक बात ध्यान रख सकते हो कि आपको अगर आपने सेक्टर लीडर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है इसका मतलब वो ये नहीं कि ये अच्छा ही रहेगा। ऐसे तो ये भी हो सकता है कि अभी देखिए पावर फिन है, पावर फिन का सेक्टर लीडर है, लेकिन अगर आप देखो तो पावर फिन ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस दिया है। तो सेक्टर लीडर स्टॉक अच्छा ही रहता है, लेकिन अगर आप देखो तो उसके सेक्टर के अंदर कॉम्पिटिशन भी होना चाहिए। पावर फिन अकेला स्टॉक है सेक्टर में, तो उसका इसीलिए उसका कोई मतलब कॉम्पिटिशन ज़्यादा है नहीं एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बीन सेक्टर लीडर स्टॉक एंड उसने परफॉर्मेंस कुछ दिया नहीं है। और ये जैसा कि मैंने आपको अभी बताया एनएमडीसी नवरत्न के अंदर आता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर हमें कुछ देखने मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि नवरत्न तो आता ही है, बट नवरत्न में आने के साथ साथ आप ये बात ध्यान रखना, नवरत्न मतलब इंडिया की 9 बड़ी बड़ी नवरत्न कंपनी, 9 डायमंड्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर आने के बाद भी कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस दिया है तो क्या होगा। तो ये एक सेक्टर लीडर से भी बड़ा ताज लग जाता है नवरत्न कंपनीज की ओर। लेकिन फिर भी नवरत्न कंपनीज में से मोस्टली कंपनीज ने खराब ही परफॉर्मेंस दिया ओनली बिकॉज जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया एंड जो कंपनी मैनेजमेंट वाइज अच्छी है उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। सो अगर आपको आने वाले टाइम में और कोई भी क्वेरी है तो वो भी मुझे नीचे जो ईमेल दिया गया है उस पर मेल कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।